बाकी सभी लोग ठीक है ना? दो ही चार के मुंह से आवाज़ निकलती है, बाकी लोग तो बीमार ही रहते हैं। ठीक, शीतोष्ण घास स्थानों में हमको क्या देखने वाले हैं? जीवन को देखने वाले हैं। ये हमारा टॉपिक है और ये चैप्टर है हमारा 9। एनसीईआरटी कौन सा भाई? कल इसको कंप्लीट कर देंगे हम एनसीईआरटी को। पूरी एनसीईआरटी हमारी कवर अप हो जाएगी 7th वाली। उसके बाद 8th में चलेंगे और 8th वाली जो एनसीईआरटी है ना वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 9 में रेगिस्तान में जीवन है, लेकिन हमारे यहाँ पे चैप्टर 9 में शीतोष्ण घास स्थानों में जीवन है। ठीक है, तो इसी पे आ जाइए। 10 नंबर पे हमारा रेगिस्तान में जीवन है। आपका नंबरिंग आई थिंक आगे पीछे कर दिया एनसीईआरटी वाले में। ठीक है, अभी 10th में देखो, 10th वाले चैप्टर में क्या मिल रहा है? ये है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। ये मेरे पास थोड़ी पुरानी सी एनसीईआरटी है, आप लोगों ने हटा दी होंगी, अलग बात है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी को लेके चलना है जो मेरे पास है। इसमें एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ठीक, देखिए पीछे से कैसा है, इसका कवर कैसा है एनसीईआरटी का? सेम कवर तो है, सेम कवर है। पता नहीं ये हटा दिया इन्होंने चैप्टर, क्यों हटाया आई डोंट नो दैट। हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे शीतोष्ण घास स्थानों में जीवन। बीच में मैंने कुछ बात स्टार्ट की थी, क्या बोला था याद भी नहीं रहेगा। कुछ बोल रहे थे आप लोगों ने, टॉपिक का स्टार्ट कर दिया। ये टॉपिक है नहीं है, चलो। हाँ, 8th क्लास की एनसीईआरटी एक दिन के बाद स्टार्ट होने वाली है। तो जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है ना उसको ज़रा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि 8th क्लास की एनसीईआरटी में ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है ना? कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से लिखने का तरीका और लिखने की जो चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं वो 8th क्लास की एनसीईआरटी से हमें मिलता है। और बहुत कुछ ऐसा मटेरियल देखने को मिलेगा जो आप जब मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं 8 से 7th। जैसे कि मैंने बोला कि ऑप्शनल के लिए बहुत ही ज़्यादा जो प्री का एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे हैं तो हमें समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोग को नदियों से भेजे थे, रिलेटेड नदियों से कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने, और उसमें लिख भी दिया था रिलेटेड रिवर्स, है ना? तो उन क्वेश्चंस को किसी ने खोला था, पीडीएफ खोला था, तो करके देखा था, आ रहे थे आंसर। कुछ में तो शायद आंसर मैंने लगाए हुए हैं, महानता दिखाई हुई है, पहले से लगाए हुए हैं तो वो लगाई हुई है। एक में सेम चीज़ मैंने जैसे कि कल बोला था कि नदियों का क्रम लगाने के लिए आता है, सेम उसने गंगा का ही पूछा था। हम गंगा की ही कल बात कर रहे थे कि गंगा का नदी का क्रम लगाने को आ जाता है, आपको सबको याद रखना है। वही क्रम से एक क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ, ये मैं बुक लेके आई हूँ इसलिए आज। इसी बुक का था, ठीक है, प्रीवियस है, इसी बुक का क्वेश्चन था। इसी बुक के कुछ और क्वेश्चंस भी थे जो मैंने आप लोग को सेंड किए। होप सो आप लोगों ने सभी ने देखे हो और सभी ने करने की कोशिश भी की हो। वैसे लोग देखते नहीं है, घर पे जाकर के काम नहीं होता है, घर पे ऐसे थोड़ी ना करना होता है, घर पे तो और भी काम होते हैं, ये पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी ना होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो शीतोष्ण घास स्थानों में जीवन देख रहे हैं, जब किसी के पास ये टॉपिक नहीं है तो आप इसमें बिल्कुल ध्यान देंगे, इधर सारे लोग इधर ध्यान देंगे। मैं जितनी चीज़ें लिखती जाऊँ नोट करना, क्योंकि आपके पास टॉपिक नहीं है। मतलब टॉपिक है, देखो ऑनलाइन वालों के पास है, वो लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसमें जो बोला है ओल्ड वाले होगा, ठीक है, तो ओल्ड वाले होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शीतोष्ण घास स्थानों में जीवन की बात की और सबसे जो स्टार्टिंग बात की है जहाँ पे वृक्षों की जो अधिकता होती है, अधिकता इसको हम वन बोलते हैं, और जहाँ पे घास की अधिकता होती है
शीतोष्ण घास के मैदान। कैसे घास के मैदान है? शीतोष्ण घास के मैदान। उत्तरी अमेरिका यहाँ पर ये कुछ इस एरिया में है, ठीक है ना? ये एरिया जो है उत्तरी अमेरिका का, ये प्रेरीज वाला है। कौन सा वाला है? प्रेरीज। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और ऊपर वाला है कनाडा। इस दोनों में हमने बोला कि इसका विस्तार है, दोनों में अमेरिका क्या है? विस्तार है। अब हमें एक बात बताइए, 0 डिग्री तो यहाँ से निकलती है, दिस इज 0 डिग्री। उसके बाद 23.5 की अगर हम बात करें तो यहाँ से निकल जाती है। उसके बाद अगर हम 66.5 की बात करें तो दिस, तो जो ये एरिया आ रहा है कौन सा है? शीतोष्ण। सबको समझ आया ये कौन सा एरिया है? शीतोष्ण। अब सभी को पता होगा, अब कुछ नहीं करना है, इतनी सारी चीजें लिखना नहीं थी, आपको क्या करना था? 0 डिग्री। एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, उसी एक कॉन्सेप्ट से पूरा करेंगे हम लोग। 0 डिग्री, उसके ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? 23.5 हाफ। हमने देखा एक होता है 66 हाफ। हमने देखा जो कनाडा और यूएसए का मतलब एरिया है वो यहाँ पड़ता है, पेरी का एरिया यहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ऐसे करके पेर, ये क्या लिख देंगे? पेरी। ये किसमें लिख देंगे? थोड़ा सा ढांचा इसका बना देना, लाइक इस तरीके से, ठीक है? इतना तो आप बना ही सकते हैं, इतना बना सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूएसए, ऊपर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कनाडा। क्या है भाई? यूएसए और कनाडा वाले एरिया में क्या पड़ता है? प्रेरीज का घास का मैदान पड़ता है। अब हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है ये कौन सा क्षेत्र है? शीतोष्ण है। शीतोष्ण। क्या आपको ये सारे पॉइंट लिखने की जरूरत थी? सिर्फ इतना बनाएंगे, सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है तो सिर्फ आपको इतना ही काम करना है, बाकी कुछ लिखना नहीं। आज मैं पूरा लिख के बताऊंगी कि आपको लिखना क्या होता है, सिर्फ उतना लिखना था, वो छोटा छोटा बना देना था, बस आपका क्लियर काम हो जाता है। ये आप लोग देख ले सकते हैं कि वृक्षों की जहाँ अधिकता होगी उसको हम वन बोलते हैं, घास की जहाँ अधिकता होगी वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? उसको घास स्थान बोलेंगे। उत्तरी अमेरिका में है कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका है मतलब जिसको हम महाद्वीप बोलते हैं, ये महाद्वीप है। महाद्वीप है। देशों की अगर हम बात करते हैं तो जो दो देश हैं इसमें इसका विस्तार है, शीतोष्ण घास का मैदान। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे वनों की जो है वन रहित है, सॉरी वृक्ष रहित है, वृक्ष रहित है, या फिर हम बोल सकते हैं वृक्ष अधिक नहीं, अधिक नहीं। वृक्ष जो है अधिक नहीं है, वृक्ष अधिक नहीं है। फिर भी देखते हैं हम लोग नदी घाटी के आसपास, नदियों के नदी की घाटी के आसपास, घाटी आसपास क्या मिलते हैं हमें? वृक्ष मिलते हैं। नदी घाटी के आसपास हमें क्या मिल जाते हैं? वृक्ष मिल जाते हैं। और घास का ही मैदान है, और इसमें जो घास है, घास की जो लंबाई है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। घास की जो लंबाई है वो 2 मीटर तक की मिलती है। कितनी मिलेगी? 2 मीटर तक की घास की लंबाई है। इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? घास का सागर बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? घास का सागर, घास का सागर बोलते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुए, बाकी की चीजें हम आगे देखेंगे, जलवायु वगैरह। देखो पेरी कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यूएसए और कनाडा देशों में इसका विस्तार है। उसके बाद शीतोष्ण घास का मैदान है। उसके बाद देखा हमने वृक्ष रहित है और वृक्ष की अधिकता नहीं है, लेकिन कई बार हमें नदी घाटियों के आसपास, जो भी इसके आसपास नदी घाटियां है, वहाँ पे वृक्ष देखने को मिलते हैं। और घास 2 मीटर तक की ऊंचाई की है, और ज्यादातर घास ही देखने को मिलती है, वृक्ष रहित है। वृक्ष नहीं है तो घास ही देखने को मिलती है, और घास देखने को मिलती है, इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं? घास का सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरेंट्स को घास का सागर बोलते हैं। सिंपल सी बात। ये पॉइंट नोट हुए, बुलेट पॉइंट नोट करते चले, आगे हम लोग बात करेंगे। अब 2 चीजें, हाँ अब वहां की बात करेंगे यहाँ पे। अब वहां ये क्षेत्र ऐसा थोड़ी ना है, घास है तो सिंचित नहीं होता होगा। क्या घास है? वर्षा भी अधिक अगर नहीं हो रही है इस क्षेत्र में, शीतोष्ण वाले क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, तो अगर वर्षा ज्यादा नहीं हो रही है तो किसी न किसी नदी के द्वारा तो सिंचित किया जाता होगा। तो यूएसए में जो है ये जो अफवाह है इसका सिंचित लिख सकते हैं, इसी के आगे सिंचाई। सिंचाई कहाँ से होती है? यूएसए में देखेंगे आप लोग, यूएसए में मिसिसिपी
ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इसको एक बार घर पे जाकर के ऐसे प्रेरी लगा करके और साइड से सारी बातें लिख देंगे, ये कुछ भी दिक्कत नहीं है। सास केचवान हो सकता है कुछ ऐसे लिखा हुआ, हमने सास केचवान लिखा हुआ है आधा चा के बाद में, ठीक, एक सेकंड, केचवान लिखा हुआ है, सास केचवान। आप लोग सास याद रखो, सास है तो सब कुछ है, सास है तो सब कुछ है, और सास है तो सब कुछ है ना। सास है तो ससुराल है, सास नहीं तो ससुराल नहीं। तो याद रखेंगे सिंचाई कहाँ से हो रही है, सास केचवान नदी से हो रही है। और यूएसए में सबको पता है, यूएसए में मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है, वहाँ से इसकी सिंचाई हो रही है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, क्या हुआ ना, अफवाह, अफवाह, ठीक है। अवाहित होती है ना, अवाहित लिख लो, चाहे अफवाह लिख लो, जो भी लिख लो। अब दूसरी चीज देखेंगे आप लोग प्रेरी के बारे में, प्रेरी के बारे में। प्रेरी के पश्चिम में हमारा जो है, पश्चिम, यहाँ पे आप लोग पश्चिम लिखते हैं, और पश्चिम में क्या है, एंडीज, एंडीज है, ये रॉकी है, रॉकी है, एंडीज नीचे दक्षिण अमेरिका में, रॉकी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी जो मतलब पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है, ये रॉकी है। कौन सा होगा भाई, तो प्रेरी का जो घास का मैदान है वो पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, रॉकी से, और पूर्व में, इसने बोला है पूर्व में किससे घिरा हुआ है, तो पूर्व में ग्रेट लेक, ग्रेट लेक, कहाँ तक भाई, ग्रेट लेक तक कौन है, प्रेरी फैला हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही होगी इसी पॉइंट से कि पश्चिम में क्या है, रॉकी तक है, और पूर्व में कहाँ तक है, ग्रेट लेक तक है। इसका विस्तार पश्चिम में रॉकी तक है और पूर्व में ग्रेट लेक तक है। दोनों से ये घिरा हुआ बोल सकते हैं, दोनों से घिरा हुआ है प्रेरी घास का मैदान, ठीक। सास केचवान लिख लो उतना। अब प्रेरी जो है ये निवास स्थान कहा जाता है, किसका, प्रेरी जो है ये निवास स्थान है, निवास स्थान है, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, अमेरिका के मूल निवासी, मूल निवासी, मूल निवासी जिसको हम रेड इंडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड इंडियन बोलते हैं, उनका ये घास स्थान जो है प्रेरी वाला, ये निवास स्थान है, ठीक है ना। निवास स्थान है किसका, अमेरिका मूल निवासियों का। इसी के आप लोग लिख सकते हैं आगे, ये रेड इंडियन, ये कौन है, रेड इंडियन है। बस इतनी बात और लिखेंगे, ये रेड इंडियन है। घास स्थान जो है प्रेरी का, ये मूल निवास स्थान है किसका, अमेरिकी मूल निवासियों का, जिनको हम रेड इंडियन बोलते हैं, ठीक। आइए जलवायु की बात करेंगे इसके बाद। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, आज लिखना पड़ता है ना, आज आया, अब थोड़ा थोड़ा हमारे गले को भी सुकून मिले। हाँ बिल्कुल, आप लोग जितनी देर रहे इतनी देर रुके, आप कहें तो एक स्नैप ले लें। अच्छा, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो ईमानदारी के साथ एक बात बताना, आप लोगों ने 6th और 7th के नोट्स बनाए हैं? हाँ भाई, 6th और 7th के नोट्स बनाए हैं? हाँ देखो, साथ साथ चलो, एक चैप्टर में 5 या 4 पेज हैं, उसमें से आप एक पेज के नोट्स बना लो। साथ साथ चलोगे तो बहुत आसान रहेगा, आप इकट्ठा कर लोगे तो कोई नहीं कर पाता है। इसीलिए सबको एनसीईआरटी मुश्किल लगती है, क्योंकि 6 से 12 तक की जब हम एनसीईआरटी सारे मतलब सब्जेक्ट की इकट्ठा करते हैं ना, तो यहाँ तक आ जाती है। तो हमें लगता है कैसे करें, फिर हमें लगता है छोड़ देते हैं, एडिशनल बुक पढ़ेंगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं जो एडिशनल बुक पढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि होता है
यूपीएससी का मूल निवास स्थान है एनसीईआरटी। 6th क्लास से स्टार्ट कर देता है ये क्वेश्चन पूछना वहाँ से, है ना। तो हमें किसी भी क्लास को ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, मतलब आप एक एक क्लास का बिल्कुल पॉइंट बुलेट पॉइंट की तरह ऐसे बनाते चले, थोड़ा एक पेज खर्चा आएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चले आगे, जलवायु भी चले भाई इसकी। ठीक है, चलो ठीक है, पेरी की जलवायु की बात करते हैं। जलवायु तो ये महाद्वीप के मध्य में स्थित है, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा वहां पे, महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के मध्य में, मध्य, ठीक है, मध्य में स्थित है। इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, बहुत ही चरम जलवायु, चरम जलवायु। चरम क्या है अभी बताती हूँ। ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान रहता है ये 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु का जो तापमान होता है 20 डिग्री तापमान होता है। ये तापमान इसके आगे बढ़ने चाहिए, तापमान जो है ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री। लेकिन अगर हम शीत ऋतु के तापमान की बात करते हैं, शीत ऋतु, तो ये -20 डिग्री, मतलब हिमांक से भी 20 डिग्री नीचे पहुंच जाता है, -20 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि तापमान कितना ज़्यादा, मतलब यहाँ पे चरम जलवायु होगी यहाँ की, कि तापमान -20 डिग्री हो जा रहा है। ठीक, रात के समय में ऐसा तापमान जो दर्ज किया जाता है, ये विनिपेग, कनाडा का विनिपेग हमने आपको बताया था, एक झील बताई थी, आपको याद है क्या विनिपेग? विनिपेग, सुपीरियर, फिर ह्यूरन, विनिपेग, सुपीरियर और ह्यूरन। तो विनिपेग के आसपास इन्होंने बोला है कनाडा में है, कनाडा, कनाडा में कौन सी भाई? हाँ हाँ ठीक, विनिपेग में, जो विनिपेग है, विनिपेग में जो तापमान दर्ज किया जाता है, तापमान वो कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये 20 डिग्री सेल्सियस प्लस में है कि माइनस में? गर्मियों में प्लस में होता है और ठंड में हमारा -20 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब हिमांक से भी 20 डिग्री नीचे। तो विनिपेग का तापमान आप लोग समझ रहे हैं। जलवायु समझ गए होंगे। चरम जलवायु क्यों लिखा हमने? क्योंकि चरम जलवायु इसलिए है कि तापमान ग्रीष्म ऋतु में तो 20 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शीत ऋतु में कितना पहुंच जा रहा है? -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जा रहा है। अब ये शीत ऋतु में इतना क्यों पहुंच जा रहा है? ये शीतोष्ण क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? शीतोष्ण। आप लोगों ने बहुत ही प्रैक्टिकली समझिए एक बात, कनाडा वाले लोगों को देखा होगा, कनाडा के कुछ लोगों को देखा होगा, हो सकता है आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोई रिलेटिव्स गए हुए हों, वो लोग ज़्यादातर जो वीडियोस या फोटोज डालते हैं तो आसपास बर्फ जमी हुई हमें दिखती है। नॉर्मल सी बात है, दिखती है कि नहीं दिखती है? नहीं भी दिखती है तो आप लोग कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, जैसे कि वो ब्राउन मुंडे सुन लेना। ठीक, उसको हम वो नहीं कर रहे हैं कि मतलब आप सुनेंगे तो उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। आप लोग को सिर्फ ये देखना है कि वहाँ पे जो दिखाया जाता है वो आसपास बहुत एरिया ऐसा दिखाया जाता है जो बर्फ से ढका हुआ होता है। दैट मीन्स क्या है? वो शीतोष्ण वाला एरिया है। और कनाडा में तो वैसे भी बर्फ जमी हुई है। तो इन्होंने बोला है, क्या बोला है भाई? ग्रीष्म ऋतु का तापमान ये हो गया शीत ऋतु में। अब शीत ऋतु के बारे में इन्होंने एक सिंपल सी बात बोली है कि शीत ऋतु में यहाँ पर अधिकतर मोटी मोटी बर्फ की परत रहती है। बर्फ की परत क्या रहती है भाई? ढकी रहती है। मोटी बर्फ की परत ढकी रहती है। अब ये कहाँ पर भाई? शीत ऋतु के टाइम पे, शीत ऋतु में पेरिस के घास के मैदान में, शीत ऋतु में पेरिस के घास के मैदान में। अब ये मोटी जो परत है बर्फ की ढकी हुई है, तो इसके कारण तो हमें दिखता है कि बहुत सारा एरिया ऐसा होगा जो बर्फ से ढक गया, जो हमारा इम्पोर्टेंट था। ऐसा हो सकता है मवेशियों के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो, घास नहीं मिल रही है क्योंकि बर्फ से ढक गया है, तो मवेशी घास कहाँ से खाएंगे? तो एक हवा चलती है यहाँ पर जो स्थानीय पवन बोलते हैं। जिसे क्या बोलेंगे भाई? पवन है। इसमें जलवायु में आप लोग ऐसे लिखेंगे साइड से, है ना, पवन है, पवन जिसका नाम है चिनूक, चिनूक। और ये जो पवन है ये चिनूक, ये कैसे पवन है? ये बहुत ही गर्म है, ये गर्म है और शुष्क है, शुष्क है। और कब चलती है? ठंडी के टाइम पे चलती है। कब चलती है भाई? शीत ऋतु में चलती है, शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु में चलती है और गर्म है और शुष्क है। तो इस पवन के बहने से इस एरिया
ये आप लोग नोट कर लें। इधर वालों को दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, हाँ। तापांतर तो देखो दिख ही रहा है, सिंपल सी बात है। 20 डिग्री पॉजिटिव और 20 डिग्री निगेटिव, तो ताप का अंतर जो है काफी ज्यादा है। तापांतर तो यहाँ पे है ही, ठीक है, तापांतर काफी ज्यादा है ग्रीष्म और शीत ऋतु में। लेकिन अगर हम ये बोले तापांतर जो कहा जाता है, वो तापांतर को जो लिया जाता है वो दिन और रात का लिया जाता है, दिन है रात। लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है वो ऋतु की बात हुई है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। दिन और रात में अगर 20 डिग्री का अगर सेल्सियस का मतलब डिफरेंस आता तो ये तापांतर बोलते हैं इसको। जैसे दिन में 20 डिग्री प्लस में है और -20 डिग्री कहाँ पर है? रात में है, तो ये तापांतर है, ठीक है ना। तो दिन और रात वाला क्या है? ये तापांतर है, ये ऋतुओं का है। अपने यहाँ पे भी होता है, कई बार ठंडी में हम लोग को बहुत ज़्यादा ठंड झेलना पड़ती है और गर्मी में हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी झेलते हैं। कई बार लोगों की जो स्किन होती है वो झुलस जाती है गर्मी के कारण। कुछ लोग होते हैं नाजुक से, उनकी स्किन झुलस जाती है और बहुत कलर भी बहुत डिफरेंट दिखेगा आपको उनका। जब वो शीत ऋतु में आते हैं, आप सोचते हैं इन्होंने कौन सा ऐसे चमत्कारी क्रीम लगा लिया, लेकिन क्रीम नहीं लगाते वो। उनका जलवायु पर बहुत मतलब जलवायु से उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, तो इसलिए वो ठंडी में बहुत गोरे दिखाई देते हैं और सर्द आपको गर्मी जैसे ही आएगी वो बहुत ही ज़्यादा उनका कलर जो है फेड दिखाई देने लगता है। ऐसा कई सारे लोग के साथ होता है जो आपके आसपास ही रहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति एवं वन्य जीव, ठीक है। वनस्पति ये एक ही पॉइंट में कवर अप करने की कोशिश करेंगे, हाँ हाँ ठीक है, नहीं मिटाएंगे, यही ये मिटाना नहीं कोई बात नहीं। फिर एक देखो वनस्पति एंड वन्य। हाँ 2 मीटर नहीं, इतनी नहीं, ज़्यादा हुई। 1 मीटर इतना होता है भाई, ठीक है, हाँ 6 फीट होता है लगभग। तो तुमसे ऊंची हो गई, बहुत ऊंची हो गई, तुम छुप जाओगे 2 मीटर में, ठीक है ना। शांति तुम छुप सकते हो 2 मीटर में। कोई 2 मीटर से ऊपर अगर 3 मीटर का होगा तो वो थोड़ा दिखता रहेगा, है कि नहीं। अब ऐसा नहीं है कि नाप के ही 2 मीटर होगी, कुछ नीचे भी रह जाती है, कुछ ऊपर भी हो जाती है, ठीक है। तो 2 मीटर के लगभग में रहती है। आप ऐसे पॉइंट पे लगभग जरूर लगा दिया करो। जब भी आपको लिखना हो, आपको ऐसे राइटिंग करना है या कुछ करना है, तो ऐसे फैक्चुअल पॉइंट पे आप लगभग लगा दो। तापमान की बात कर रहा है वो 30, तो 30 में लगभग जरूर लगा दो, क्योंकि हो सकता है कभी 2 डिग्री इंक्रीज भी हो, कभी 2 डिग्री डिक्रीज भी हो। तो लगभग लगाने से पॉजिटिव पॉइंट बनता है अपना, क्योंकि एकदम फैक्चुअल नहीं है, ये सब लगभग वाली चीज़ें हैं। जैसे कि इतिहास पूरा लगभग पे ही चल रहा है। पाषाण काल था कि नहीं था, हाँ बस कुछ लोगों ने पहचान लिया है कि हाँ था, हम लोग अलग भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल, अगर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था 2016 में इसी के ऊपर, 2011 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था हिस्ट्री में। अगर सभी लोग थोड़ा सा पीछे पीछे देख रहे होंगे, मेंस का क्वेश्चन है, उसमें बोला था कि जो इतिहास है वो किस प्रकार लिखा जाता है, ये लोगों को प्रभावित करता है, वर्णन करो। तो सिंपल सी बात, वर्णन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें लिखने का स्टाइल, तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग एक बहुत बड़ी आपदा आ जाए और हम पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाए और हम लोग भी नष्ट हो जाएंगे, इसमें नीचे समा जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है ना, नष्ट हो जाए। और फिर 50-60 लाख साल बाद में जब खुदाई हो और हम जैसे लोग निकल आए, तो वो लोग क्या कहेंगे, ये वो अपना दिमाग लगाएंगे। ये डिपेंड करेगा, अब इसमें आप लोग अलग अलग बातें लिख सकते हैं कि ये डिपेंड करता है लिखने वालों के ऊपर, ये डिपेंड करता है स्थान के ऊपर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब जो लिख रहा होगा, हर इंसान अलग अलग लिखेगा। कोई ये कह सकता है कुर्सियाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि ख़त्म हो चुकी होंगी तब तक, कुछ डिवाइस मिल जाएंगे, कुछ जूते चप्पल भी मिलेंगे अपने, तो वो कहेंगे जूते चप्पल भी पहनते थे लोग। लेकिन हो सकता है वो ये बोले इस क्लास को कि ये इतनी बड़ी फैमिली में गुट बना के रहते थे, ये एक घर में एक कमरा मिला है, ये इनकी फैमिली हो सकती है। तो क्या करेगा भाई, ये डिपेंड करता है। तो आप यही बात लिख सकते थे उसमें कि मैं जिस क्लास में बैठा हूँ इसमें इतने बच्चे हैं, और आज अगर ये हादसा हमारे साथ हो जाता है तो ये डिपेंड करेगा लिखने वाले के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर। और कोई बोलेगा, हो सकता है कुछ अलग अलग चीज़ें बोलेंगे कि ये मरने वालों के साथ में कुछ टेबल मेज भी दफनाते होंगे कि आगे इनका कुछ होने वाला। अरे उनको क्या पता, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अपने अपने ऊपर डिपेंड कर रही हैं, चीज़ें डिपेंड करती हैं। इतिहास बहुत अच्छा है,
आप लोग अगर उसको समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली तो आप लिखेंगे भी बहुत बढ़िया और करेंगे भी उसमें बहुत बढ़िया। बाकी अपना ज्योग्राफी सब तरफ से सबको लिपेट के साथ में लाता है, चाहे हिस्ट्री हो, पर्यावरण हो या फिर इकोनॉमी हो। इकोनॉमी का 1/3 पार्ट हम देखते हैं कि ज्योग्राफी ही है। ठीक है, चलिए ये सब लोगों ने लिखा होगा। जलवायु की हम बात कर रहे हैं। देखो बेटा जलवायु में कुछ करना नहीं है, यहाँ पे गोला बना लेते हैं, वापस वही गोला जो हमने वहाँ से मिटाया है 0 डिग्री एंड 23 डिग्री और यहाँ पे 66। नीचे का नहीं दिखाएंगे, सबको पता है 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना क्या है प्रेरी मिल रहा है, यहाँ पे अपना क्या मिल रहा है प्रेरी मिल रहा है। कौन सी जलवायु होगी? शीतोष्ण जलवायु होगी। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, जलवायु कैसी होगी भाई? शीतोष्ण। शीतोष्ण जलवायु होगी। जो वर्षा होती है यहाँ पर, वर्षा कितनी होती है? लगभग 50 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो वर्षा जितनी हो रही है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि कृषि हो सकती है। क्या हो सकता है? जो वर्षा हो रही है उसके हिसाब से जो यहाँ की भूमि है वो उपजाऊ है। भूमि कैसी है? उपजाऊ है। उपजाऊ भूमि होगी, उपजाऊ भूमि होगी तो इसमें क्या होगी? कृषि होगी, कृषि होगी। वर्षा बहुत ज्यादा अधिक नहीं है, अधिक नहीं है तो जो घास के मैदान है, घास के जो मैदान है, घास के मैदान, मैदान कैसे है घास के? ये घास के मैदान नुकीली घास होती है। इसमें कैसी घास होगी? नुकीली होती है और ज्यादा लंबी नहीं होती, 2 मीटर तक की है। तो ये मवेशियों के लिए कैसी होती है? मवेशियों के लिए, मवेशियों के लिए चारागाह उपलब्ध करा सकती है, मवेशियों के लिए उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। ठीक है, मवेशियों के लिए क्या होगी? उपयुक्त होगी। अब जब मवेशियों के लिए उपयुक्त होगी तो बड़े मवेशी फार्म को हम क्या बोलते हैं? ये मवेशी लिखा हुआ है, इसी से आगे बढ़ेंगे। बड़े फार्म, देखो मवेशी के बड़े फार्म को हम रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रेंच बोलते हैं। जो कि इन लोगों ने लिख के दिया है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगी यहाँ पे। बड़े मवेशी फार्म को क्या बोलते हैं? रेंच बोलते हैं। और इस देख जो मवेशी फार्म है इसकी देखभाल करने वाले को, इसकी जो देखभाल करने वाले होते हैं, देखभाल, इनको हम काउ बॉय बोलते हैं। काउ बॉय, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? काउ बॉय। ये काउ बॉय अगर आप लोग नहीं भी समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कैसे, जब आपने कुछ मूवीज देखी होंगी उसमें आप लोगों ने घोड़े के पास में किसी को देखा होगा, उनको बोलते हैं काउ बॉय। ठीक है, वो घोड़े की देखभाल कर रहे हैं, घोड़े को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको हम काउ बॉय बोलते हैं। हाँ हाँ, 2 लगा दिए। हाँ, मवेशी, मवेशी ये शाही तो है, वो थोड़ा हमने मवेशी। ठीक, रेंच किसे बोलते हैं? हाँ देख लीजिए, बड़े फॉर्म की देखभाल करने वाले को रेंच बोलते हैं। बड़े जो फॉर्म है, देखो यहाँ पे लिखा है मवेशी बड़े फॉर्म, देखभाल करने वाले को क्या मतलब, जो फॉर्म है उसको रेंच बोलेंगे, देखभाल करने वाले को काउ बॉय बोलेंगे। आप अपने स्टाइल में लिख लीजिए, आपको 2-4 लाइनें लिखनी है तो लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको 2-4 लाइनें लिखनी लिख सकते हैं। हाँ बोलो। बड़े, इसने साफ साफ बोला है, बड़े मतलब जो फॉर्म होते हैं उसको हम रेंच बोलेंगे। जो रेंच है, काउ बॉय
पशु है, एक तरीके का अपने यहाँ पे याक जैसा दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम ये वैसा दिखता है। इन्होंने बोला है इसको क्या बोला है भाई, बाइसन बोला है, और बाइसन को बोला है कि ये अमेरिकी भैंस है। ठीक, अब हमने बात की थी भाई किसकी, कृषि की। आ जाइए कृषि पे थोड़ा सा। हमने यहाँ पे बात की थी कृषि की कि उपजाऊ मैदान में तो कृषि होती है, तो कृषि किस चीज़ की होती है हमें ये भी पता होना चाहिए। तो कृषि की जब हम बात करते हैं, यहाँ ले आते हैं कृषि को, और फिर कृषि इसी में से निकालेंगे हम चीज़। कृषि जो होती है मुख्य फसल के रूप में ये लोग मक्का, मक्का मुख्य फसल के रूप में क्या उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, पॉपकॉर्न जिसे बोलते हैं। और आप लोगों ने सुना भी होगा या पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्यों भाई पुराने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोगों ने उत्तरी अमेरिका में मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और दूसरा हमारा किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सोयाबीन। सोयाबीन। तो दूसरी जो फसलें हैं, सेकंड जो दूसरी कृषि करते हैं ये लोग, दूसरी फसलें जो है वो क्या है, सोयाबीन, कपास, अल्फा, ये एक तरीके की घास की प्रजाति है अल्फा, ठीक है ना, जिसका ये यूज खाने में करते होंगे शायद, तो उन्होंने फसलों में लिखा है तो खाने में ही करते होंगे। घास की एक प्रजाति होती है अल्फा। हाँ, सोयाबीन। एक चीज और लिख लेंगे, आलू। आलू की भी आलू, ठीक है। तो ये इनकी कृषि हो गई भाई, ये इनकी कृषि हो गई, फटाफट से लिख लेंगे। गेहूं भी होता है, लेकिन हम गेहूं बेल्स में ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। गेहूं भी आप लोग लिख लीजिए इसमें। देखिए हल्की फुल्की तो सारी फसलें ऐसे देखने को मिल जाती हैं, अपने एरिया में भी जो चीज़ हम बिल्कुल नहीं उगा सकते फिर भी देखने को मिलती है, लेकिन मोटे तौर पे इन्होंने इतनी बात की है। सबसे मुख्य फसल बताइए मक्का, उसके बाद सोयाबीन, कपास, अल्फा की बात की और आलू की बात की है, ठीक है ना। तो ये फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। अल्फा क्या है लिख लेंगे, एक प्रकार की घास है ये। ठीक, प्रमुख पशु के लिखने दे, कुछ और भी पशु मिलते हैं, कुछ अन्य पशु। अन्य पशु में 2-3 बातें और लिख लेंगे। अन्य पशु कौन कौन से होते हैं, खरगोश मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही अजीब सा कुछ, एक मिनट देखते हैं, गोफर। एक तो गोफर है और एक और कुछ है, कायोट। एंड गोफर। देखिए आपको बता दीजिए, कायोट है ना, ये अपने यहाँ के भेड़िया की तरह दिखता है। किसकी तरह, जो अपने यहाँ पे भेड़िया दिखता है ना, ये कायोट बिल्कुल भेड़िया की तरह दिखता है। और जो ये गोफर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल चूहे की जैसी प्रजाति है। आगे एक मुंह निकला हुआ, लाइक बिल्कुल चूहे की तरह, जैसे छछूंदर होती है ना उसकी तरह, और थोड़ा खरगोश के बराबर बड़ा होता है, ये गोफर होता है। देखो अब हमारे पास थोड़ा सा संसाधनों की कमी है, जिस हिसाब से हम बात करें। संसाधन अगर प्रचुर मात्रा में होते तो हम आपको यहाँ स्क्रीन स्लाइड दिखा देते। ये गोफर है और ये कायोट है ना। तो अभी स्लाइड नहीं बना सकते, संसाधन नहीं है हमारे पास, तो इतना ही बात कर रहे हैं, ऊपर तक बात कर लो, लगवाओ फटाफट, है ना। हमारा काम भी आसान हो जाएगा, 2-4 चीज़ें हम लिखवा दिया करेंगे पहले से। नहीं मैं कह चुकी हूँ, मैं तो पहले कह चुकी हूँ। नहीं मैं तो बहुत पहले कह चुकी हूँ उनसे, मैं हेमंत सर से कह चुकी हूँ, मैं वो जो विपिन सर है उनसे भी बोल चुकी हूँ कि सर अगर हमारे पास जैसे और जगह पे प्रोजेक्टर क्लास चलती है, अगर हमारे पास भी प्रोजेक्टर होता तो हम बहुत सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करा पाते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जैसे कि प्रोजेक्टर नहीं है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें, फिर भी मैं मैप बनाने की कोशिश करती हूँ। इतने मैप कोई बनाता है नहीं, वैसे मैं पूरा वर्ल्ड का मैप बना करके भी उसमें समझा देती हूँ, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जहाँ समझानी हो, जैसे कि अगर हमें राजनीतिक मैप देखना हो पूरे वर्ल्ड का, तो क्या हम देख सकते हैं? मैं बना ही नहीं सकती, मतलब कोई भी नहीं बना सकते। तो छोटे छोटे देश कहाँ तक दिखाएंगे उसमें, कोई देश किसी और से सीमा लगाने लगेगा बनाने के उसमें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
लिख लिया ये। लोगों की बात कर लें, यहाँ पे लोग कैसे हैं? अच्छा जो हमारा क्या चला गया, पहले यहाँ लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लोगों की बात कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकी में बहुत ही विफल है। विफल है या सफल है? ये लोग जो है प्रेरी वाले, ये जो प्रौद्योगिकी होती है, प्रौद्योगिकी का यूज क्या है, बहुत ही सफल तरीके से कर पाते हैं। और इसीलिए हम विश्व के सबसे बड़े 2 देशों में किनका नाम लेते हैं, जो प्रेरी में ही बसे हुए हैं। एक तो यूएसए और एक कनाडा। ये 2 देश ऐसे देश हैं जो विश्व के सबसे बड़े आर्थिक दृष्टि से प्रौद्योगिकी में सफल देश है। ठीक है ना? ये विश्व के सबसे बड़े आर्थिक दृष्टि से और प्रौद्योगिकी में सफल देश, ठीक है, सबसे बड़े देश माने जाते हैं। यूएसए से हर देश घबराता है। अपना जैसे लोग भी क्या करते हैं, यूएसए मतलब यूएसए जिसके साथ है, हम लोग मानते हैं कि वो एक बड़ी शक्ति है। तो यूएसए क्या है, ये प्रौद्योगिकी का अच्छे से विकास कर पाए। हम लोग उतना अच्छा विकास नहीं कर पाए हैं आज भी। ये बहुत अच्छा विकास करते हैं। सबसे पहले कंबाइन वगैरह जो शुरू हुई थी चलना, वो उधर ही हुई थी। हम लोग आज चलाने लगे हैं। आज भी कुछ लोग कंबाइन के बारे में जानते हैं क्या? जानते हैं? वेरी हाँ, जानते ही होंगे। जैसे जिसमें गेहूँ वगैरह क्या बोला जाता है, गेहूँ निकलता है ना, गेहूँ काटने वगैरह से जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। कौन सा रूम नंबर? किसी को पता होगा शायद, रूम नंबर देखे हो? तुम्हें भी किसी से पूछ लेते। यही प्रॉब्लम है हमारी लोगों की कि भाई पेपर किसी मैम ने कह दिया है कि ट्रिमन में है, तो उनको पता है उसके उस पर लिखा होगा ट्रिमन में पेपर है। रूम नंबर पता हो तो देख के आते, तो शायद कोई ना कोई बच्चा बता देता कि किधर होगा ये रूम नंबर। वैसे इधर बिल्डिंग में रूम नंबर है, इधर वाली बिल्डिंग में तो कोई रूम नंबर है नहीं। इधर या फिर पीछे वगैरह चले जाएंगे ना। चलो, हमें लगा हमारे क्लास वाला है। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, प्रौद्योगिकी में सफल लोगों की बात कर रहे थे। और इसी के चलते ये लोग जो है प्रेरी को विश्व, यहाँ पे गेहूं की खेती भी अच्छी होती है। किसकी खेती अच्छी होती है? गेहूं की। इसीलिए इस जो प्रेरी का क्षेत्र है, इसको हम विश्व का धन्यगार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरी क्षेत्र को विश्व का धन्यगार बोलते हैं। ये बात आप याद रखें, विश्व का धन्यगार क्यों बोलते हैं? गेहूं की खेती भी सही ठीक कर, ठीक, गेहूं की कृषि का इसको क्या बोलते हैं? विश्व का धन्यगार बोलते हैं। क्लियर हुई बात है सारी। एक अलग उत्पादन भी ये लोग करते हैं, वो है हमारा दूध का उत्पादन। यहाँ पे जो देखा जा रहा था, बाइसन ये लोग पालते हैं। बाइसन इनका क्या है? मुख्य पशु है। तो आप एक बात बताइए, बाइसन मुख्य पशु है, जिसको ये अमेरिकी भैंस बोल रहे हैं, जिसको ये भैंस बोल रहे हैं, उससे दूध भी ले रहे होंगे। तो दूध का इनका जो है दूसरा मुख्य उत्पादन ये किसका करते हैं? दूध का करते हैं। तो एक उत्पादन में आप लोग लोगों में आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये दूध का क्या करते हैं? उद्योग भी, दूध के उद्योग भी चलाते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं। तो ये दूसरा कारण हो जाएगा। बाकी ये क्या है? प्रौद्योगिकी में बहुत ही सफल लोग हैं। प्रौद्योगिकी में बहुत ही सफल लोग हैं और मेहनती लोग भी हैं। इसमें आप लोग एक ऐड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये लोग मेहनती हैं। देखो, शीतोष्ण वाला क्षेत्र है, तो इनको कोई जलवायु से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चरम जलवायु है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 20 डिग्री जो जलवायु रहती है, हम देखते हैं 20 डिग्री जो किसमें है? ग्रीष्म ऋतु में है। तो ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री है और शीत ऋतु बहुत ही अल्पकालिक होती है इनके यहाँ पे। जुलाई का जो महीना है वो बहुत ही ठंडा माना जाता है। जुलाई का महीना आप लोग चाहे तो ऐड कर लेंगे भाई, ये जो हमने पढ़ा था इसकी जलवायु में, तो जुलाई का जो मंथ है वो बहुत ही ठंडा मंथ है इनका, ठीक है ना। और जो शीत ऋतु है बहुत ही अल्पकालिक होती है। ग्रीष्म ऋतु का
वर्षा की बात की है क्या इन्होंने? वर्षा की सिर्फ इतनी ही बात की कि 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फोटो वोटो जो लेना है लोग उसका ये पूरा प्रेमी धन्यवाद। हाँ, विश्व का धान्यागार कहते हैं भाई। एक सेकंड रुक जाए जरा सा। ये लो, विश्व का धान्यागार कहते हैं। एक दिन के बाद 8th पे आने वाले हैं और वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आंसर लिखने की, ठीक है ना, आंसर राइटिंग करने की, क्योंकि वहाँ पे जो 8th क्लास है वो पूरा मीन्स रिलेटेड है। तो 8th क्लास से हम लोग आंसर राइटिंग हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक। 6 दिन का रहेगी वो, 6 से 7 दिन की, क्योंकि 6 ही टॉपिक हैं। हाँ बिल्कुल, एक जो भी बनेगा वो सबको करके लाना है। ये नहीं है कि मतलब नहीं करना है, करना है। और अगर बात करें, तुम जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे हो अरुण, हमें बात समझ में नहीं आई, लेकिन हम वो सारे दे दे, एक साथ लेके चले। देखो हम तो बहुत कुछ लेके चल रहे हैं साथ में, जिस तरीके से चल रहे हैं। आई डोंट नो दैट कि आपके और टीचर क्या कर रहे हैं, और मुझे किसी से मतलब भी नहीं है कि सारे लोग आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। मुझे मेरी टॉपिक से, मेरे सब्जेक्ट से मतलब है। तो मैं जो करती हूँ, देखो एक क्या है ना, जैसे एक हमने कोई भी एक टॉपिक पकड़ा और एक टॉपिक से मैंने आपको 6 क्वेश्चन लिखा दिए। इतना मुझे भरोसा है तुम सब पे कि एक भी नहीं करेगा कोई, ठीक है, बहुत भरोसा है। ट्रस्ट मी, जो मेरे को भरोसा है वो आप तोड़ेंगे नहीं, मेरे को पता है। और अगर मैं 1 या 2 क्वेश्चन लिखाऊंगी दैट मैं भी चेक कर पाऊंगी उतना, क्योंकि मेरे पास भी जितना टाइम होता है, तो उस हिसाब से तो आप भी कर लेंगे, मुझे पता है। ये मेरे को भरोसा है कि आप 1 या 2 क्वेश्चन अगर होंगे तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर मैंने 5 या 6 क्वेश्चन लिखा दिए तो मैं पक्का बता रही हूँ कोई नहीं। एक चैप्टर से देखो, हर साल का अगर मैं 10 साल का उठा के देख लूँ मीन्स का पेपर, तो 10 साल में अगर मेरे को 5 साल में भी एक ही चैप्टर से 5 मतलब क्वेश्चन मिल गए, तो 5 क्वेश्चन तो हो ही गए। और ये सिंपल वे होता है। आप 20 ईयर, मैं कभी 10 ईयर और मतलब 10 ईयर से नीचे वाला उठाती नहीं, मैं 20 ईयर 10 ईयर उठाती हूँ। मेरे पास कई सारे हैं, तो 20 ईयर 10 ईयर जब उठाते हैं तो उसमें एक ही टॉपिक से आपको एक बार मिलेगा, 5 साल के बाद एक क्वेश्चन मिल गया मानो, फिर 3 साल के बाद एक क्वेश्चन मिल गया एक ही टॉपिक से, तो आपके टॉपिक हर उसी टॉपिक से क्वेश्चन तो बढ़ते जा रहे हैं ना। 20 ईयर का तो उठा करके लिखोगे एटलीस्ट, तो वो क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। लेकिन हाँ, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे जिससे आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन क्लास में आपके 1 या 2 जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो चेक करेंगे, ठीक। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो। टॉपिक हमने जैसे कि बोला एक ही सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट से है। देखो मेरे अगर सब्जेक्ट में आप लोग पूरे मार्क्स लेके आ गए, 2-3 मार्क्स कम रह गए और उसके बाद भी आप निकले नहीं, मेरा भी गड्ढे में जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। अगर आप निकल जाते हैं तो क्या होगा, सारे टीचर मतलब अच्छे थे, सभी ने अच्छा पढ़ाया था। अब एक ही में मान लेते हैं आप लोग 13 से 14 क्वेश्चन आए, इतना ही मान के चल रहे हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादा नहीं मानते, ज्योग्राफी में इतने क्वेश्चन आए और इसमें से आपने 11 कर दिए, आपने बहुत बढ़िया किया। इससे बढ़िया और कोई करता ही नहीं है, इतना ही करते हैं लोग, बहुत इससे भी कमी करते हैं, 9-8 पे रह जाते हैं, इतना ही करते हैं, इतने में ही हम क्वालिफाई भी हो जाते हैं, ठीक है। यूपीएससी आप कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। यूपीएससी में इतना ही करने पे आप लोग टॉप करते हैं। तो अगर आप इतना कर रहे हैं दैट मीन्स आप ठीक जगह पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी कर सकते हैं इसमें। अब मान लेते हैं आप दूसरा कोई सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, कोई दूसरा सब्जेक्ट था, जैसे कि किसी जो सब्जेक्ट नहीं चल रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि पता नहीं साइंस एंड टेक या इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, ठीक है, इको की बात कर लेते हैं। अब इको में इस बार जो क्वेश्चन आए थे, कितने आए थे भाई, 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट थे। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं 25 नहीं आएंगे, एक साल जो ट्रेंड यूपीएससी चलाता है वो दूसरी साल कभी लेके नहीं आता। इस बार इसमें मान लेते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 इतने इकोनॉमी में बनते हैं नॉर्मल, इससे ज़्यादा रहेंगे, इससे कम हो सकते हैं,
सारी चीज़ों में बेस्ट बनना है, सारी चीज़ें करनी है ना। बाकी तो ठीक है, हम हमेशा यही बोलते हैं हमें हमारे सब्जेक्ट से मतलब हमारे सब्जेक्ट में पास हो जाना, बाकी किसी में फेल हो जाना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट में होगे तभी निकलोगे। चलो बेल्स पे आ जाते हैं भाई, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। अफ्रीका का, कहाँ का है भाई? दक्षिण अफ्रीका। और ये भी एक शीतोष्ण घास का मैदान है। वो सारी चीजें तो हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे क्या है, लेकिन आप लिखना इसमें जो शुरू करेंगे ये शीतोष्ण घास स्थल या मैदान, ठीक है, मैदान। सेकंड थिंग जो लिखेंगे आप लोग ये दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका यहाँ देखिए तो आप लोग दक्षिण अफ्रीका का ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये हमारा बोला जाता है बेल्स। कौन क्या बोला जाता है? बेल्स। ठीक है, जोहान्सबर्ग इसी में पड़ता है। जोहान्सबर्ग जिसको स्वर्ण मतलब राजधानी बोलते हैं, विश्व की स्वर्ण राजधानी से बोलते हैं जोहान्सबर्ग, वो इसी क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है ना। और एक जो हम देखते हैं हीरे की खान, कौन सी है भाई? किम्बरले, वो भी इसी क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है ना, हीरे की खान। तो बेल्स के हमने स्थिति को देखा कहाँ पर पड़ती है भाई? अफ्रीका। आप लोग ज्यादा काम नहीं किया करो, जो हमारा खोला है इसमें सारी चीजें लिखने की जरूरत पड़ेगी, अपना वाला बनाएंगे, इसको ऊपर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये वाला क्षेत्र है, बोला ठीक, ये वाला क्षेत्र है, ये अपना 23 मान लो 66 मान लो 66 एंड हाफ, 23 एंड हाफ। अब हम बात करें नीचे वाले क्षेत्र की, 23 एंड हाफ 0 डिग्री एंड 66 एंड हाफ। तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, आप सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप कहाँ कहाँ पड़ता है भाई? ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये किसका है? ठीक, ये वाला जो एरिया है, ये किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का है। राजस्थान को दिखाएंगे हमें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर दिया ऐसे। इसको आप लोग देखिए, ये क्या है भाई? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में 0 डिग्री भी है, 23 एंड हाफ भी है और 66 एंड हाफ भी है। नीचे वाले भी अफ्रीका है, ये अफ्रीका को दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप इसके एरिया को, एक एरिया को थोड़ा ग्रीन कर दीजिए, इसको आप ग्रीन कर दीजिए और इसको लिख दीजिए। और ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में। अब सारी चीजें लिखने की जरूरत है नहीं, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है। और आप इस में आ गए, ये 23 एंड हाफ से 66 एंड हाफ के बीच में दिख रहा है और थोड़ा और नीचे जा रहा है, तो ये कौन सा क्षेत्र होगा? शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण होगा, शीतोष्ण कटिबंध। अब ये शीतोष्ण क्षेत्र है तो जलवायु कैसी होगी?
दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। देखो अब देखो यहाँ पे हमने बना दिया टेरेस, ये क्या है ना, उसके बाद इन्होंने बोला है ये ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है। कौन सा पर्वत? ड्रेकेंसबर्ग। तो इस वाले एरिया में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दिखेगा, लिख रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत दिखेगा। कौन सा पर्वत है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, पर्वत से घिरा हुआ बोला है, घिरा है, ठीक है बिल्कुल सही है, घिरा है। इसके जो पश्चिम इधर हो गया हमारा पूर्व, ये कौन सा एरिया हो गया? पूर्व का एरिया हो गया। इसके पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात की है, पश्चिम, ये पश्चिम वाला एरिया हो गया, पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल, थोड़ा कालाहारी कालाहारी मरुस्थल की बात कर ले, या फिर हम बात करते हैं मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र को रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है। पश्चिम में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान है, और पूर्व में क्या है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में इन्होंने बात की है कि इसके उत्तर में क्या है भाई? इसके उत्तर में उत्तरी बेल्ट है, क्या है भाई? उत्तरी बेल्ट। और इसकी ऊंचाई की बात की है कि यहाँ पे 60, ये पठारी क्षेत्र है, बेल्ट का जो भी क्षेत्र है पूरा पठारी क्षेत्र है। बेल्ट जो है पठारी है, पठारी क्षेत्र है। और इनकी पठारों की जो ऊंचाई की बात हुई है, ऊंचाई वो इन्होंने बताई है कि 600 मीटर से 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पठारों की, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई है? 600 मीटर से 1100 मीटर। उत्तरी बेल्ट की ऊंचाई के बारे में हमने बात की है, ये 1600 मीटर तक का ऊंचा है, ठीक। ये इसकी लोकेशन हो गई, ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। अब इसको सिंचित करने का क्षेत्र भी देखते हैं, सिंचाई कहाँ से होती है? बेल्ट की भी तो सिंचाई होती होगी ना, सिंचाई कहाँ से होती है? तो सिंचाई कहाँ से होती है हम देख रहे हैं इसमें, ऑरेंज नदी जो हम लोगों ने पढ़ी है, ऑरेंज, ऑरेंज नदी एंड लिम्पोपो, कौन सी? लिम्पोपो नदी, नदियों की सहायक नदी, नदियों की, नदियों एंड इनकी सहायक नदियों, नदियों द्वारा, ठीक है। तो ऑरेंज नदी एंड लिम्पोपो नदी, नदियों की सहायक नदी और नदियों की सहायक नदियों के द्वारा इनकी सिंचाई होती है। इस क्षेत्र की सिंचाई जो होती है वो कहाँ से होगी? ऑरेंज नदी से होगी और लिम्पोपो नदी से होगी। अब कहाँ पड़ती है ये ऑरेंज नदी? तो यहाँ पे आप लोग ऑरेंज नदी को दिखा देंगे, ये है ऑरेंज। काला वाला किधर चला गया? आज ब्लैक मार्कर नहीं है क्या? ठीक, ये हो गई आपकी ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी। लिम्पोपो को आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, ये लिम्पोपो है, लिम्पोपो। और ये लिम्पोपो के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, जो लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा, मकर रेखा दो बार मकर रेखा को 2 बार, ठीक है। नोट करते जाइए, हर एक पॉइंट नोट करिए, थोड़ा साइड में बनाते भी चलिएगा, है ना, बढ़िया रहेगा। यहाँ मकर रेखा बना देंगे हम इसको, यहाँ पे मकर रेखा, मकर रेखा, ये मकर रेखा जो आप बना रहे हैं ये कितनी है? 23 एंड हाफ, 23 एंड हाफ। और इसी बात लिख दिया मकर है, मकर, मकर रेखा है, ठीक है, मकर रेखा है। ठीक है, अब मजा आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ने में? जब नदियाँ पर्वत पहाड़ों पे घुमा के लाते हैं तो ज्योग्राफी वैसे ही अच्छी लगने लगती है ना। कभी नदियों में घूमो, कभी ठंडी वाली नदी, कभी गर्म वाली नदी, है ना। कभी आप पर्वतों पे चढ़ जाओ, कभी पहाड़ों को खदान करो और वहाँ से कोयला निकाल
खुद बन जाओ। तो ये सब करते करते हमें ज्योग्राफी अच्छी लगने लगती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नदी देखी लिम्पोपो, एक नदी और अफ्रीका में आप लोग देखते हैं जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? कॉन्गो नदी। इसके बारे में हमने बात की थी जब हमने जल पढ़ा था और जल के कुछ विस्तार किए थे, तो उसमें हमने कॉन्गो नदी को बताया था। 3 नदियां बताई थी अफ्रीका में, एक तो ऑरेंज नदी, कॉन्गो नदी, नील नदी और नाइजर नदी। कॉन्गो अफ्रीका में बताया था हमने, एक नदी बताई थी यहाँ ऑरेंज, फिर यहाँ पे बताई थी कॉन्गो जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, फिर हमने नाइजर की बात की थी जो यहाँ पर बहती है, फिर हमने नील की बात की थी जो यहाँ पर बहती है। ठीक है ना? तो ये 4 नदियाँ हमने अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पढ़ी थी, अदरवाइज तो बहुत सारी नदियाँ हम लोग को पढ़नी ही है। ठीक, चलिए ये बना लिया होगा सबने। जलवायु की बात कर लें, जलवायु की बात कर लें, जलवायु, और यहाँ पे कृषि की बात कर लेंगे। कृषि, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, सी का पॉइंट है। कृषि की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे। जलवायु कैसी है? बहुत ही नम जलवायु है। जलवायु कैसी है? यहाँ की नम जलवायु है, नम जलवायु है। और जो शीत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है, ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का जो तापमान है वो लगभग समान सा रहता है। और शीत ऋतु की इन्होंने बात की है, शीत ऋतु, यहाँ का जो तापमान है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, 10 to 20, ये 5 बोला है आई थिंक, 5 या 10, हाँ 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 5 to 10 डिग्री सेल्सियस, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान रहता है शीत ऋतु। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कठोर जलवायु नहीं है यहाँ की, नम जलवायु है, नॉर्मल सी जलवायु है। आप लिख सकते हैं इसमें। ग्रीष्म और शीत ऋतु समान होती हैं, लगभग समान होती हैं। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु लगभग कैसे होती हैं? समान होती हैं। शीत एंड ग्रीष्म लगभग समान, लगभग समान, लगभग समान तापमान, लगभग क्या है? समान तापमान है यहाँ का। ठीक है, शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। फटाफट से नोट करो। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है ये अल्पकालिक गर्म रहती है और शीत ऋतु लॉन्ग टाइम तक चलती है। इनकी जो ग्रीष्म ऋतु है ये अल्पकालिक है, अल्पकालिक गर्म रहती है, और जो शीत है ये इनकी लॉन्ग टाइम चलती है। शीत क्या है? अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए कौन है? शीत है। और ग्रीष्म ऋतु क्या है? अल्पकालिक। यहाँ पे वर्षा भी होती होगी, वर्षा भी होती होगी, है ना? और जो महीना होता है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु में सबसे ठंडा, और हमने जो जुलाई उधर बोला वो जुलाई इधर आएगा। ठीक है ना? जुलाई का जो मंथ है जो सबसे ठंडा होता है वो कहाँ है? यहाँ पर है। सबसे ठंडी जुलाई में होती है। क्यों होती है हमें कॉन्सेप्ट समझा देंगे आपको। जुलाई, जुलाई क्या है? सबसे ठंडा, ठंडा। चलिए एक बार जुलाई सबसे ठंडा क्यों है ये समझ लीजिए। अपने यहाँ पे सबसे ठंडा कौन होता है? अपने यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ हैं, आप लोग सभी अपने यहाँ से कंपैरिजन किया भारत से। भारत वाले यहाँ पर हैं, हम लोग के यहाँ पे सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? दिसंबर, या फिर हम बात करें दिसंबर से पहले नवंबर, नवंबर दिसंबर। ठीक है, नवंबर या दिसंबर सबसे ठंडा होता है। दैट मींस यहाँ हम बात करें
भी गनीमत होती है, जैसे कि हम लोग मानते हैं। तो इनके यहाँ पे जुलाई सबसे ज़्यादा ठंडी होगी। क्लियर बात समझ आ रही? कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, थोड़ा 1 महीना और आगे बढ़ा दें, 1 महीना हमें और पीछे करना है। मकर से, ये मकर के मास है, हम कर्क से तुलना कर रहे हैं इसकी, ठीक है। हाँ मतलब वो ठीक है, लेकिन हम उसके जस्ट अपोजिट 1 महीना और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो सही 6 महीने की है, वो तो बिल्कुल सही 6 महीने की बात हो रही होती है। उसके बाद वर्षा की अगर हम बात करें, वर्षा हमने सबसे नीचे लिख दिया है। तो वर्षा कब कब होती है इनके यहाँ पे? अपने यहाँ जो वर्षा होती है वो कब होती है? 2 बार वर्षा होती है अपने यहाँ। दोनों बार वर्षा की अगर हम बात करें, तो अपने भारत की वर्षा की अगर हम बात करें इस वाले टाइम में, तो हमारे पास कौन कौन सी होती है भाई? कौन कौन सी वर्षा होती है? जो हमारे पास मानसूनी वर्षा है एट प्रेजेंट की, वो हम जून टू सितंबर देखते हैं। जून से सितंबर देखते हैं। लौटते मानसून की वर्षा होती है जून सितंबर के बाद अक्टूबर टू नवंबर देखते हैं। अक्टूबर टू नवंबर, ये 2 टाइम पे हम लोग वर्षा देखते हैं। ये हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा है, ये हमारे लौटते मानसून की वर्षा है। स्थानीय वर्षा और पश्चिमी विक्षोभ वाली वर्षा को, जो वर्षा होती है उसको हम स्थानीय वर्षा के रूप में देखते हैं। हम लोग मौसम के रूप में उसको नहीं देखते हैं। जो हमें मौसम के रूप में वर्षा देखने को मिलती है वो ये 6 महीने की वर्षा होती है। एक जो 4 महीने की वर्षा होती है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये बात तो सभी को समझ आ रही होगी मेरे बोलने के साथ ही, कि दक्षिण पश्चिम मानसून दैट मीन्स हमने कहाँ पर देखा था? कुछ इमेज बन पा रही है दिमाग में? दक्षिण पश्चिम मानसून। लौटते मानसून की भी कुछ इमेज बन रही होगी। लौटता मानसून हमारे पास 2 बार देखने को मिलता है। कौन कौन सा? अक्टूबर और नवंबर। नवंबर से फेब और जून से, यहाँ पर जो वर्षा हो रही है नवंबर से फेब हो रही है। नवंबर से फेब में क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। और नवंबर से फेब में हमारे यहाँ पर क्या गर्मी होती है या सर्दी होती है? हमारे यहाँ पे क्या होती है? सर्दी होती है। तो इनके यहाँ पे ये वर्षा कब हो रही होगी? ग्रीष्मकाल। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अपने यहाँ के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप दूसरे यहाँ के कॉन्सेप्ट खुद से लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग को एक ही सिर्फ गोला समझना है। उस गोले के हिसाब से जो भी जलवायु अपने एक गोले में समझिए, पूरी जलवायु आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कहाँ की कैसी है। बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना था, कुछ भी नहीं करना था। दूसरी जो वर्षा हो रही है इनके पास जून से अगस्त में हो रही है। कहाँ पे हो रही है भाई? जून टू अगस्त। जून से अगस्त में। और ये जो वर्षा हो रही है कौन से टाइम पे हो रही होगी? ये शीत ऋतु में हो रही होगी। कौन से टाइम में हो रही होगी? शीत ऋतु में हो रही होगी। अपने पास की तो जो वर्षा होती है तो वो 2 टाइम पे होती है। एक जो ये जून से सितंबर है गर्म में होती है, और जो अक्टूबर नवंबर है किसमें होती है? शरद ऋतु में होती है। शरद ऋतु में होती है, शरद ऋतु में होती है। यही तो बात है। तो इनके यहाँ पे भी 2 टाइम पे वर्षा हो रही है, लेकिन इनके यहाँ पे जो वर्षा होगी वो हमारे टाइम से अलग पे होगी, क्योंकि ये कहाँ पे? मकर रेखा पे है, हम कहाँ पे है? कर्क रेखा पे हैं। ये बिल्कुल अपोजिट आ गए हमारे। तो यहाँ पे सीधे सीधे बात समझेंगे हम लोग। शीत ऋतु में वर्षा होगी इनकी नवंबर टू फेब। जून से अगस्त में वर्षा होगी इनकी शीत ऋतु में, और ये होगी ग्रीष्म ऋतु में। दोनों वर्षा के आप लोग पैटर्न को ध्यान रखना है, और इन दोनों पैटर्न को आप लोग ध्यान के रखेंगे। अपने यहाँ की वर्षा को याद रखना, इनकी वर्षा आप वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख लीजिए, चाहे वर्षा के बारे में वर्षा के आगे पॉइंट डाल के दोनों वर्षा लिख लीजिए। ठीक, इनके यहाँ पे ये वर्षा होती है। और ये क्यों होती है? जो शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, ये महासागरीय जलवायु प्रभावित होने के कारण इनके यहाँ पे ये वर्षा होती है। हमारे यहाँ पे भी क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होने के कारण वर्षा होती है। इनके यहाँ पर क्या हो रहा है? महासागरीय जो जलवायु है वो प्रभावित होती है, उससे वर्षा होती है। और ये कौन सी महासागरीय जलवायु होगी? आप लोग बताइए। ये हमारा इंडिया जो है ये कितने महासागर के आसपास है? ये दक्षिण महासागर, या अगर बात करें कितने महासागर, तो इन्हीं से जो जलवायु प्रभावित हो रही होगी, इसी के कारण यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। और कौन सी वर्षा होती है इसके कारण? शीत ऋतु वाली वर्षा होती है।
है। कौन सी वर्षा? शीत ऋतु वाली। बस बाकी कुछ नहीं करना था। वनस्पति और प्राणी जात डालेंगे आप लोग नेक्स्ट में। हाँ अच्छा कृषि कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, वनस्पति कृषि वही उसी में आएगा, तो इसी में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वनस्पति या प्राणी जात ये वही कृषि में बात कर लेते हैं हम लोग। तो कृषि कैसी होगी भाई? यहाँ पे कृषि यहाँ पे देखने को ना के बराबर मिलती है, जिस तरीके से देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जलवायु कैसी है? बहुत ही ज्यादा नम। हाँ बोलो। अटलांटिक से नहीं, वहां से आप लोग देखते नहीं है क्या? यहाँ पर छोटे छोटे पर्वत भी दिखाई देते हैं ये वाले एरिया। तो जो महासागरीय है दक्षिण महासागर से आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एरिया इधर वाला है। आप कोई भी एरिया को अगर आप लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दक्षिण का एरिया समतल सपाट भूमि नहीं होगी। समतल सपाट भूमि होगी भी तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्पेस को कवर करेगी तो इतना वायु में इतनी नमी नहीं रह जाएगी कि वो यहाँ तक आकर के वर्षा आदि करा पाए। वर्षा बहुत ही कम हो जाती है। जैसे जैसे पवनें क्या होती है स्थल पर बहती है और आगे बढ़ती जाती है, तो वर्षा में क्या हो जाती है? कमी आती जाती है, क्योंकि जहाँ से वो बह रही है और वो एक जल संधि है और जल के पास से जब वो बहना शुरू करती है तो वहाँ पे वर्षा अधिक कराती है। धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ती जाती है तो वर्षा कम होती जाती है। जैसे कि हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून को सब समझते हैं, तो बंगाल की खाड़ी शाखा, कौन सी शाखा की बात कर रहे हैं? बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा जाती तो अरावली तक है। जाती कहाँ तक है? अरावली तक जाती है और भी आगे तक जाती है, लेकिन अरावली में नाम मात्र की वर्षा करा पाती है, क्योंकि उसमें क्या है, जो जलवाष्प का मतलब स्थिति थी वो क्या हो चुकी है? कंप्लीटली वहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इधर से ही एक तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्षा करा के जाती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ आती है वहाँ टकरा टकरा के वर्षा कर देती है। अब जो भी हमारी पवन थी उसमें क्या होता है? जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी, वर्षा होती जाएगी, जलवाष्प की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इसीलिए जितना ज़्यादा स्थल पर पवनें बहती हैं जलवाष्प की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से वर्षा में कमी आती है। ठीक, जितनी आगे बढ़ेगी वर्षा में कमी आएगी। चलिए, यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो बहुत ही विरल हैं। विरल का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही नाम मात्र को देखने को मिलती है या बहुत ही दूर दूर दिखती हैं। ठीक है ना, वनस्पतियाँ क्या है? बहुत ही विरल है। और यहाँ पर जो घास है ये आपको अधिकतर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप वनस्पति डाल लें, कृषि की जगह पे आप क्या डाल सकते हैं? वनस्पति, वनस्पति एवं वन्यजीव। वनस्पति है वन्यजीव। कृषि वाले क्षेत्र में डालेंगे आप लोग वनस्पति है वन्यजीव। तो यहाँ पर क्या है? वनस्पतियाँ बहुत ही विरल है। विरल है, वनस्पति कैसी है? विरल है। घास क्या है? अधिक देखने को मिलती है, घास अधिक। और इसी घास में एक घास मिलती है लाल, लाल घास भी देखने को मिलती है यहाँ पे। इस घास के क्षेत्र में बीच बीच में आपको लाल घास देखने को मिल जाएगी। कौन सी घास है ये? लाल घास देखने को मिलती है। ये अलग तरीके की कोई घास है, ये बेल्ट वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। लाल घास जिसको हम बेल्ट क्षेत्र में ही देखते हैं। ठीक, और वनस्पतियों में बबूल मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? वनस्पतियों की अगर बात करें तो बबूल, बबूल तो सभी लोग जानते ही होंगे, कोई ऐसा जो नहीं जानता है? मरोला भी देखने को मिलता है, एक मरोला। हाँ, मरोला। ये मरोला होता क्या है ये थोड़ा सा आपको बताएं, अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर पाए तो देखिए, समझिएगा। अपने यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें से फलों के रूप में लंबे लंबे कुछ इस तरीके से लटके रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट देखे होंगे आपने, अपने यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फलों के रूप में या फूलों के रूप में लंबे गुच्छे लटके रहते हैं। ये जो मरोला वनस्पति है इसका जो प्लांट देखने को मिलेगा वो एकदम सूखा सा प्लांट होता है, जैसे कि एक लकड़ी का एक झुरमुट खड़ा कर दिया है, लाइक दिस टाइप। और जो फूल होता है इसका फूल वो एक तरीके से जो भुंटा वृक्ष का एक प्लांट नहीं होता, लाइक वो ग्रीन और रेड और ग्रीन कलर के आ जाते हैं, उस तरीके से काफ़ी लंबे, कुछ लाइक इससे भी ज़्यादा लंबे लंबे ऐसे लटके हुए दिखाई देते हैं। वो व्हाइट कलर के फ्लावर से ढके हुए होते हैं। व्हाइट फ्लावर उतना बड़ा नहीं सोचेंगे, बहुत ही महीन, जैसे लिप्टिस का फ्लावर होता है ना, लिप्टिस, यूकेलिप्टिस का फ्लावर किसी ने देखा होगा, उस तरीके के फ्लावर से ढके हुए लंबे लंबे लटके रहे होते हैं। इसमें से वो इसके प्लांट होते हैं, उसी के मतलब फ्लावर्स होते हैं, और उसके बाद में वही हमारा फल, जो भी फल बनता होगा मरोला से, वो होता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का प्लांट होता है। बबूल आप सभी लोग समझ रहे हैं क्या होता है। ठीक, चलिए, इसमें जो एनसीईआरटी में गलती की है वो आपको बता दें। एक यहाँ पे सेम बहुत ही गलत चीज़ लिखी हुई है। ये लिखा है बबूल एवं मरोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते हैं। तो ऐसा नहीं
इसमें लिखना था बबूल एवं मरोला ऊंचे वृक्ष यहाँ पर उगते हैं, मरोला जैसे ऊंचे वृक्ष यहाँ पर उगते हैं, जो कि इन्होंने लिख दिया है ऊंचे हुए बेल्ट में उगते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं क्या लिखा है, ऊंचे हुए बेल्ट में लिखते हैं, ये कोई मतलब नहीं बनता। मरोला एक ऊंचे प्लांट होते हैं, तो ये ऊंचे बेल्ट मतलब क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये आपके पास जिसके पास भी एनसीईआरटी है वो उसको सही कर लेगा। जानवरों की अगर हम बात करते हैं, वन्य जीव में आ रहे हैं तो यहाँ पे तेंदुआ मिलेगा, शेर वाली जो प्रजातियां होती हैं वो सारी मिलेगी, तेंदुआ मिलेगा, चीता मिलेगा और आपको एक शेर मिलेगा, शेर, तेंदुआ मिलेगा, चीता भी आपको देखने को मिलता है, चीता, ठीक है, चीता देखने को मिलता है, शेर देखने को मिलता है, तेंदुआ देखने को मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे, कुडू, कुडू को आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन इससे पूछा गया है पहले, ठीक है ना। तो कुडू कहाँ देखने को मिलते हैं भाई, आपको बेल्ट क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। कुडू होते क्या है, अगर हम नॉर्मल से बात करें कुडू होते क्या है, तो आप लोगों ने हिरन देखा है अपने यहाँ पे, हिरन देखा है ना सभी ने, हिरन वही होता है जिसके सिर्फ 2 सींग होते हैं कुछ इस तरीके से, 12 सींग वो होता है जिसके सींग कई सारे निकले होते हैं एक ही सींग में से। तो हिरन के कुछ इस तरीके के सींग होते हैं, ऐसे ऐसे वाले, है ना, ऐसे वाले आप सींग देखते हैं इसके दोनों साइड से, तो ये हिरन होता है। हिरन जो हमारे यहाँ पे देखने को मिलता है, हिरन की बैक नीचे वाली जो साइड होती है वो ज़्यादातर वाइट होती है, और जो बैक होती है उसकी, जिसकी हम बात करें लाइक दिस, ये वाली जो बैक होती है ये एक तो रेड कलर की और ऐसे करके वाइट टिप्पे पड़े होते हैं हिरन पे, रेड कलर की होती है, ये वाइट टिप्पे पड़े होते हैं टिप्पे टिप्पे से, है ना, भूरे भूरे। उसके अलावा ब्लैक हिरन भी हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने अलग से नाम सुना होगा, ब्लैक हिरन पे मारने पर लोगों को उम्र कैद तक हो जाती है, सलमान खान भी इसी में ही क्या है कैद हो चुकी है उसको कई बार। तो ये क्या है, ये ब्लैक हिरन देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे ऐसे। लेकिन जो इनके यहाँ पे कुडू देखने को मिल रहे हैं ना, वो भूरा भूरा सा कलर है कुडू का, और कुडू में कुछ इस तरीके की लाइनें देखने को मिलती है, एक लाइन बिल्कुल अलग इसी तरीके से सेम, ये कुडू होता है। दोनों साइड में जैसे नदियाँ बह रही हो उसके पीठ पे, इस तरीके से व्हाइट कलर की लाइनें देखने को मिलेंगी आपको कुडू पे, और बिल्कुल सेम टू सेम वो हिरन है, उसके 2 सींग है, बिल्कुल सेम सींग है। तो कुडू एक हिरन के टाइप का है, आप इसके आगे लिख सकते हो हिरन टाइप, हिरन टाइप, हिरन टाइप, ठीक। तो जिसको जैसा टाइप बता रहे हैं उसके आगे उसका टाइप जरूर लिखते जाना, ठीक है। जैसे गोफर का टाइप हमने बताया था, ये चूहे के टाइप का होता है ना, गोफर को हमने बताया था ये चूहे का टाइप का होता है। एक और वर्ड जो लिखा हुआ था मुझे बार बार याद नहीं रह रहा है, और वो जो होता है वो भेड़िए के टाइप का होता है, ठीक है, कायोल, वो भेड़िए के टाइप का होता है। तो आगे उसका टाइप लिखते रहना ताकि आपको याद सा रहे थोड़ा, ठीक है, मिल गया, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसा बताया वैसा ही है, कर लेना भाई घर पे जाके सर्च, जो जैसा बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको। निवासियों की अगर हम बात करें, इन्होंने अलग वैसे निवासियों में नहीं, थोड़ा सा इसी में रुकेंगे हम, वनस्पति में, वनस्पति और वन्य जीव में। वन्य जीव में ये लोग, भेड़ जो है इनका मुख्य पशु है, मुख्य पशु ये किसको पालते हैं, भेड़ को। और भेड़ का आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका में भेड़ का उत्पादन, मतलब ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ आ जाए, पशुओं की बात है सर, तो ये भेड़ देखने को मिलती है, और भेड़ में भी एक स्पेशल प्रजाति की लोग बात कर रहे हैं, मेरिनो, मेरिनो, मेरिनो भेड़, ठीक है, मेरिनो भेड़ है, मुख्य प्रजाति है ये मेरिनो भेड़, ठीक है ना, ये यहाँ के मुख्य पशु है, यहाँ का मुख्य पशु है। मेरिनो पे 2 लगा दो, एक लगता है मेरिनो भेड़, ठीक है, बाकी सब सही, ठीक। बाकी जो हम वनस्पति या कृषि की बात कर रहे थे, कृषि में आप लोग लिख लेंगे मक्का, मक्का इनका मुख्य व्यवसाय है, मुख्य जो कृषि है वो इनका मक्का है। और मक्का हमने किसमें देखा, सेम अमेरिका में देखा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र क्या पड़ रहा है, सेम सा पड़ रहा है, वो ऊपर कर्क में है और ये नीचे मकर में है, तो सेम सा क्षेत्र है, ये मक्का भी उगाते हैं, और इनका मक्का क्या है, मुख्य, अगर हम देखें मुख्य कृषि मक्का है। दूसरी और भी कुछ कृषि ये लोग करते हैं, कौन कौन सी कृषि करेंगे ये लोग, हाँ, तंबाकू गन्ना कपास की खेती ये करते हैं। तो तंबाकू और जो गन्ना और कपास है ये हमारा जो कॉमर्शियल क्रॉप होती है, कौन सी क्रॉप है, कॉमर्शियल, जिसको हम नकदी फसल बोलते हैं। तो नकदी फसल के रूप में ये लोग गन्ना उगाते हैं, कपास उगाते हैं और तंबाकू उगाते हैं।
नकदी फसलों के रूप में कौन कौन सा उगा रहे हैं? गन्ना उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं और तंबाकू भी उगा रहे हैं। उसके अलावा कुछ और फसलें ये लोग उगाते हैं जो हमारी नॉर्मल सी है, जो ज्वार बाजरा हो सकता है, और अखरोट भी ये लोग उगाते हैं, ठीक है ना, अखरोट उगाते हैं। उसके अलावा ये गेहूँ उगा रहे हैं, ज्वार उगा रहे हैं, बाजरा भी लोग उगाते हैं, ठीक है ना, क्लियर ही बात। और नकदी फसलों में ये क्या क्या उगाएंगे? गन्ना, कपास और तंबाकू। देखो नकदी फसलें किसे कहते हैं, आधे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी। तो नकदी फसलें जिसको हम अपने यूज के लिए नहीं उगाते, अपने फायदे के लिए उगाते हैं। नकदी फसलें जिसको हम अपने यूज के लिए नहीं उगाकर फायदे के लिए उगाते हैं, जैसे कि ज्वार बाजरा अपने यूज के लिए उगा सकते हैं हम। लेकिन तंबाकू उगाएंगे, आपको 2 क्विंटल कम तंबाकू निकली तो क्या आप 2 क्विंटल तंबाकू सब खाने के लिए उगाएंगे? नहीं ना। कुछ लोग सुल्फा उगाते हैं, किस लिए? गांजा अपने लिए बनाएंगे सब जितना भी निकलेगा, नहीं ना, वो बात अलग है, आप थोड़ा यूज करेंगे उसमें से। ऐसे मूंगफली वगैरह जो फसल होती है ये सारी कमर्शियल क्रॉप बोली जाती है, नकदी फसलें, जिसको आपको लगता है कि हम इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको हम बेचेंगे। अंगूर हो गया, ये आपका क्या है? कमर्शियल क्रॉप है, अंगूर की खेती होती है, वाइन वगैरह बनाने के लिए अंगूर की खेती होती है। कहाँ पर होती है वैसे अंगूर की खेती सबसे अधिक? कहाँ, इधर जाएं कहीं पे शांति? यूरोप। हमने सिंपल सी बात करी थी वाइन को लेकर के, लिसन टू मी। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अंगूर या सिट्रिक जो फल होते हैं वो सब उगाए जाते हैं। फ्रांस में, बिल्कुल सही, फ्रांस में अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और फ्रांस को हम वाइन, मतलब वाइन का जो उत्पादन होता है वो फ्रांस में। देखो मेरिनो भेड़ हो गई। अब भेड़ से दूध का क्या होता है भाई? दूध मिलता है हमें, तो दूध का उत्पादन भी ये लोग करते हैं। और दूध का उत्पादन ये क्यों करते हैं? कुछ इसमें आप लोग देखेंगे, जैसे कि मक्खन का उत्पादन करते हैं, और दूध के साथ साथ जो भी दही वगैरह जो भी होता है इसका उत्पादन करते हैं। ये कुछ उसमें से घर के यूज़ के लिए भी करते हैं, और कुछ ये क्या करते हैं? बेच भी लेते हैं, इससे हमारा व्यापार भी हो जाता है। ये चीज़ें बताई है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है, ये आप लोग नोट करेंगे, मुख्य व्यवसाय इनका जो है वो है हीरा और सोने का खनन। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? हीरे का और सोने का खनन इनका मुख्य व्यवसाय है। हाँ, हीरे और सोने का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। जोहान्सबर्ग जो विश्व की, इसी में लिख रहे हैं, हाँ, जोहान्सबर्ग जो विश्व की स्वर्ण राजधानी है, इसी क्षेत्र में अवस्थित है। इतनी बातें नहीं लिखना आप लोग, जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण नगरी यही क्षेत्र है। आप लोग देश के आगे लगाएं अपना मार्क। इसी क्षेत्र में क्या है? जोहान्सबर्ग है, जो विश्व की क्या है? स्वर्ण राजधानी है। और किम्बरले हीरे की खान, इसी में आगे लिखे आप लोग, किम्बरले हीरे की खान, हीरे की खान इसी क्षेत्र में अवस्थित है। किम्बरले हीरे की खान इसी क्षेत्र में अवस्थित है। क्लियर हुई बातें? बस, तो यहीं तक कंप्लीट हुआ। मुख्य व्यवसाय की जब हम बात करेंगे, व्यवसाय मतलब क्या होता है? जिसमें हम व्यवसाय में लिप्त होते हैं, वो व्यवसाय की बात कर रहे हैं। कृषि वगैरह अलग चीजें होती है, व्यवसाय अलग चीज होती है। तो व्यवसाय इनका मुख्य क्या है भाई? ये खदान करते हैं, किस किस का? सोने का और हीरे का। लेकिन फिर भी अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट माना जाता है। अफ्रीका को हम गरीब कॉन्टिनेंट मानते हैं। अफ्रीका में हम ज्यादातर देशों में देखते हैं तो गरीबी है, ज्यादातर देशों में देखते हैं तो भूखमरी है, ज्यादातर देशों में देखते हैं पानी की कमी है, खाद्यान्न की कमी है, उसकी वजह से भूखमरी है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, कोई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो जाता है तो पूरे के पूरे क्षेत्र नष्ट हो जाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कुछ चीजें जलवायु से ऊपर उठ के होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे ज्यादा भूखमरी होना चाहिए तो जापान में होना चाहिए। आए दिन भूकंप आ जाते हैं, सारा कुछ गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, वो वापस से खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कोई भी हमें गिरा नहीं सकता, है ना। उनकी हजारों फीट की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं उन्होंने, वो सब नष्ट हो जाती है भूकंप आने पे। वो साल भर के अंदर फिर तैयार कर लेते हैं। इस हिसाब से तो जापान को बिल्कुल भूखमरी वाला देश होना चाहिए था। लेकिन जापान एट प्रेजेंट हम देखते हैं तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या फिर किसी भी और क्षेत्र में जापान क्या है? सबसे समृद्ध देश है। क्यों? कोई दिमाग लगाएगा? कई बार जलवायु को भी हम लोग हरा देते हैं प्रौद्योगिकी से, अपना टेक्नोलॉजी से। हमारे पास स्किल्स होना चाहिए और
लेकिन अफ्रीका में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और जहाँ पर आपसी सहमति नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा, गरीबी और भुखमरी तो होगी, क्योंकि मैं मेरे घर में समृद्ध हूँ, मेरा पड़ोसी कुछ खा भी पा रहा है, 4 दिन तक नहीं खा पा रहा है, मुझे पता ही नहीं है, तो एक घर से देश समृद्ध नहीं होता, हमारा पूरे घरों को समृद्ध बनाना पड़ेगा, तब हमारा देश क्या होता है, समृद्ध होता है और विकासशील होता है। तो अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट को हम मानते हैं, जैसे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात हो रही है, बहुत ही करंट में आज भी चल रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, सूखाग्रस्त क्षेत्र, मतलब खाद्यान्न की कमी हो गई है, यहाँ पे भूखमरी आई हुई है। तो यूक्रेन वाला जो युद्ध है ना, यूक्रेन वाला युद्ध, वहां से इसको लिंक किया जा रहा है कि यूक्रेन से जो इनके पास, रूस से जो इनके पास गेहूं आता था, तो गेहूं आना क्या हो गया, बंद हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे भूखमरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग आए दिन वहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, एकदम जो चट्टानें बन गई हैं, चट्टानें बन गई हैं किसकी, कंकालों की, मतलब आप खेतों में जा रहे हैं तो मिट्टी फटी पड़ी है, वहाँ पानी की कमी हो गई है, सूखा पड़ गया है, एक तरीके से सूखा भी पड़ गया और खाद्यान्न की भी कमी है, तो पास पास में जानवरों की खांकरें देखने को मिल रही है, मिट्टी फट गई है, पानी नहीं है, तो अपने खाने के लिए खाना नहीं है, तो लोग जानवरों को कहाँ से खिलाएंगे, नदी रेगिस्तान सब ऐसे रेगिस्तान में बदल गए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जलवायु तो है ही है, लेकिन साथ में कुछ टेक्नोलॉजी से हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण हमें ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं और सहने को मिलती हैं। तो बेल्ट से आपने समझा, आप लोग भूलना नहीं है, बेल्ट हमने समझा किसमें है, दक्षिण अफ्रीका में है, उसके साथ साथ हमने समझा प्रेरी जो हमारा किसमें है, उत्तर अमेरिका में है। तो इन दोनों क्षेत्रों को हमने समझ लिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग नोट कर लेंगे भाई, ये आपको काम करके लाना है, आप लोग उत्तर अमेरिका की जो हमने प्रेरी की बात की है, इसमें आप लोग नोट करेंगे, एक चाहे क्वेश्चन डाल के नोट कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लिखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी के, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में शिकागो, शिकागो, मिनियापोलिस, मिनियापोलिस, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही वही बोल रहे हैं, सही लिखा हुआ है, मिनियापोलिस, मिनियापोलिस, ठीक है, इंडियानापोलिस, इंडियानापोलिस, ये वाला लिखना है ऐसे करके, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, इंडियानापोलिस, मनसास, 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 हाँ सब में सास आ रही है यहाँ उत्तर अमेरिका में, ठीक है, मनसास, डेनवर, 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 ठीक है, डेनवर, डेनवर्ग नहीं, वो अलग है, ये डेनवर है, ठीक है। आप लोग प्लेस में बिल्कुल भी ऐसे उलझेंगे नहीं कि कौन सा क्या है, वो डेनवर्ग अलग है, ये डेनवर है, ठीक है ना। ऐसे हमने एक चीज पढ़ी थी, डरबन, क्या है, कहाँ पढ़ा था, अफ्रीका में है, कहाँ पे, कहाँ पे भाई, अफ्रीका में कहाँ पे, डरबन नदी बताई थी, नदी के किनारे, हाँ, डरबन एक पत्तन था जिसके बारे में हमने बात की थी, डरबन एक पत्तन था जो हमने बात की थी, और मैंने बताया था डरबन नाम से सेम एक पत्तन मिलेगा आप लोग को ऑस्ट्रेलिया में भी, और एक कहाँ पर था, अफ्रीका में था, एक डरबन था और एक और था केप टाउन, 2 बंदरगाह की बात की थी हमने अफ्रीका में, और दोनों हमारे दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, और ये बेल्ट के किनारे वाले ही हैं, डरबन, और ये हमने बात की थी कौन सा, केप टाउन, और डरबन नाम से ही हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, लेकिन वो मतलब उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की बात की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो बात की है तो उसमें बताया ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने कौन कौन से पत्तन देखे थे, सिडनी और पर्थ, ये याद करना होता है थोड़ा थोड़ा सा, है ना, सिडनी और पर्थ। अच्छा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक नदी भी देखी थी हमने, ये डार्लिंग तो याद ही रह गई सबको, ये देखो ये होता है, देखो दिमाग, डार्लिंग सबको याद है, पर्थ कहाँ है ये किसी को नहीं पता था, सिडनी कहाँ है किसी को नहीं पता था, है ना, सबको डार्लिंग याद है। अब चलो कोई दिक्कत नहीं है, यही तो बात है भाई, यही चीज़ें हैं, हम थे नहीं पहले जब नाम रखे गए, हम ऐसे ही नाम
नाम रखवा देगा कि सब कुछ याद हो जाता आपको। अब नाम इन्होंने ऐसे अजीब अजीब रख दिए, प्रेरी, बेल्ड, अब आपको देखना पड़ रहा है। अब ये डार्लिंग, माई लव टाइप के नाम होते तो आप सब याद कर लेते अब तक, है ना। इसमें तो आप कहते कुछ याद कराने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाता है मैम हमें सब कुछ, है। कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे सांस देखने को मिल रही है, सांस याद रखेंगे आप लोग। सास्केचुआन नदी थी हमारे पास, और दूसरी चीज़ हमें क्या मिल रहा है, मनसास देखने को मिला है। मनसास एक क्षेत्र है, कौन सा, अमेरिका में मिलेगा ये, कौन से क्षेत्र में, पेरी के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे सांस देखने को मिल रही है, इस तरीके से याद रख लेना, मनसास और सास्केचुआन, ठीक है। ये लोग आप लोगों ने लिख लिया ना। अब कनाडा में लिखो, हाँ, इसका सबको मैपिंग करना है, मैपिंग, पूरी बात लिख तो लो पहले। कनाडा में लिखो, कनाडा के प्रेरी, कनाडा के प्रेरी में, या कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर लिख लो आप लोग। ऐसे करके लिखोगे तो आप लोग को याद रहेगा ये क्या करना है। कनाडा के प्रेरी के प्रमुख नगर, एडमोंटन, 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 सैस्काटून, सैस्काटून, हाँ, जो बोल रहे हैं वो सही है, बिल्कुल बोलने में गलती नहीं कर रहे हैं। सैस्काटून, एडमोंटन, 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 सैस्काटून, एडमोंटन और सैस्काटून। वापस से सांस आई है निकल के, वापस से सैस्काटून, ठीक है ना। याद रखेंगे सारे लोग, याद रखेंगे। कैलगरी, 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 हाँ, कैलगरी, कैलगरी, ये लो, कैलगरी एंड विनिपेग, एंड विनिपेग। अरे विनिपेग तो लिखे लोगे, विनिपेग झील भी थी अपने पास, विनिपेग, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिख लो, मैपिंग करनी है इनकी। और याद रहे, मैं आपसे चीज़ें पूछ नहीं रही हूँ, आपको याद नहीं रह रहा है। अब याद रहे, ये कल मैं आप लोगों से पॉइंट आउट करके पूछूंगी कि तुम बताओ, तो दैट मीन्स तुम्हें ही बताना है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ें होंगी, अगर ऐसे नहीं करोगे तो नहीं होगा। देखो बहुत में बहुत ये कितने क्षेत्र हैं, बहुत बहुत ये क्षेत्र हैं 7 से 8, इतने नहीं कर पा रहे हो तो जब बात आती है 200 150 करने की तो कैसे कर लोगे, है ना। आप लोग कर ही नहीं रहे। अगर आप लोग करते तो मेरे को बता देते कि पर्थ कहाँ पे है, सिडनी कहाँ पे है, आपका डरबन कहाँ पे है, कैप्टन कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आप लोग बता देते। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से बंदरगाह हैं, न्यूयॉर्क, ठीक है, लॉस एंजल्स, वेरी गुड, न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, वेरी। उत्तरी अमेरिका में हमने एक नदी भी पढ़ी थी, बस एक ही नदी पढ़ी है अभी तक, कौन सी, मिसिसिपी। दक्षिण अमेरिका में सभी को पता है कौन सी, अमेज़न नदी, ठीक है। अमेज़न नदी जो बेसिन है ये कौन से एरिया में पड़ता है, अगर हम जलवायु के हिसाब से बात करें तो, शीतोष्ण में, चलो ठीक है, शीतोष्ण में है, शीतोष्ण में पड़ेगा बेटा, ये 10 डिग्री और 10 डिग्री, इसके बीच में हमने बात की थी क्या है, अमेज़न नदी। ये शीतोष्ण में लेके जाएंगे आप इसको, 10 डिग्री 10 डिग्री कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन क्या ये उष्णकटिबंधीय में आता है, ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय में आता है, हाँ, ये उपोष्ण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, उपोष्ण क्षेत्र है। और इसी को उपोष्ण क्षेत्र, इसके भी ऊपर वाला होता है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। क्या बताया था आपको, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। आप लोग इसको शीतोष्ण में ले जा रहे हैं, बताइए क्या होगा आपका,
एटलस है ना, उसको हमने बोला था घूर लिया करो दिन में 1-2 बार। घूरने का मतलब ये नहीं था कि आपने देखा ऑक्सफोर्ड की है मेरे पास 6th एडिशन 7th एडिशन, चल ठीक है हो गया, ऐसे नहीं करना। आपको करना है, आपको एक बार मैप निकालना है इंडिया का। किसका? इंडिया का। उसको देख लो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें शिफ्ट करी हैं लोगों ने, और देखना। ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि हम मैं एक दिन ये बन गया तो मुझे इसका नाम चेंज करना है, उसका नाम चेंज करना है। ये उत्तराखंड जो है ये मैं ले जाकर के केरल में रखूँगा और केरल ले जाकर के उत्तराखंड में रखूँगा, अगर मैं मोदी जी की प्लेस पे आया था, है ना। अगर सरकार मेरी हुई तो मैं कश्मीर को केरल में पहुँचा दूंगा, फिर कौन निकालेगा? अब फिर कौन कहेगा पाकिस्तान वाला ये मेरा था? ऐसा कुछ नहीं सोचने, प्यार से उसको मैप को देखने कौन कहाँ पे। उसके बाद एक बार ये मैप देखना होता है, एक बार आप वर्ल्ड वाला देख लिया करो, और वर्ल्ड वाले को जलवायु विभाजक की तरह देखा करो कि 0 डिग्री कहाँ कहाँ से निकलती चली जा रही है। आप उसको मोटा मोटा अंडरलाइन कर दो 0 डिग्री को, आप 23.5 को ऊपर वाले को और नीचे वाले को, उत्तरी और दक्षिणी वाले को अंडरलाइन कर दो। उसके बाद आप जब देखोगे तो आपकी नज़र वहीं जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही आप जब 10 से 15 दिन देखते हुए हो जाएंगे ना, तो आपको सच में समझ में आएगा। एक दिन जब खोलो तो आप उसकी सिर्फ नदियों पर ध्यान डालो, जो मोटी मोटी नदियाँ अभी तक हमने पढ़ी है। एक दिन जब खोल रहे हैं तो पर्वतों पर ध्यान डाल लो, एक दिन जब खोल रहे हैं तो महासागर देख लो कौन कौन से हैं। एक दिन सागर देख लो, लाल सागर बताया था अच्छा मैम ने, भूमध्य सागर बताया था, उसके बाद कैस्पियन सागर बताया था, उसी के ऊपर हमने काला सागर पढ़ा था। अच्छा ठीक है ये सारी चीज़ें मिल गई हमें, ठीक। उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना, बस आपको 5 मिनट लगेंगे, बस मुश्किल से 5 मिनट तो दो अपने। फिर कहते हो कि ज्योग्राफी नहीं समझ आती, आएगी कहाँ से? टाइम देते नहीं हो, टाइम दोगे तो सारी चीज़ें होंगी। और ये जो मैंने नगर लिखवाए हैं कल आप लोगों से पूछे भी जाएंगे, इसलिए सभी को याद करने हैं। मैं पॉइंट आउट करके किसी से भी पूछ सकती हूँ। एक बात और याद रखो, बहुत ही हो गया ऐसे, अगर किसी को याद नहीं निकले ना तो ये गेट है और इसके बाहर आप लोग, ठीक है। मेरी क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं बैठता, 4 या 5 या 6 नगर बता रहे हो वो भी आप लोग नहीं देख पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता आपका पढ़ने।